अगर आपने डिस्प्ले चेंज करके देखा और प्रॉब्लम फिर भी बनी हुई है, आपने नया डिस्प्ले लगा के देख लिया, जो अभी मैंने आपको बताई सारी चीजें, वो सब देखने के बाद भी अगर आपके डिस्प्ले की प्रॉब्लम्स अभी भी बनी हुई है और आगे आप उस फोन को रिपेयर करना चाहते हो, तो आपको सबसे पहला स्टेप क्या लेना पड़ेगा? फोन को खोलो। फोन को खेलने के बाद जो है ना, ये हमारा डिस्प्ले का स्ट्रिप होगा। तो यहाँ पे मतलब सबसे पहला जो काम होता है वो होता है इसकी कोल्ड टेस्टिंग करना। ठीक है, कोल्ड टेस्टिंग किस बेस पे करोगे आप? कोल्ड टेस्टिंग अगर आप करना चाहते हो तो उसके लिए जो है ना, आपको सैमेटिक मस्ट चाहिए, क्योंकि सैमेटिक के बेस आउट पे हमें पिनों के बारे में पता चलेगा और पिन पे जो है ना, कौन सा पिन सेक्शन में जा रहा है और कौन सा पिन एनसी है या ग्राउंड है, उसकी इंफॉर्मेशन हमें मिल जाएगी। कौन सा जो है ना सेक्शन वो ग्राफिक्स में जा रहा है, मतलब कौन सी लाइन जो है वो सीपीयू में जा रही है, कौन सी लाइन जो है आपकी मतलब यही आसपास में है पीएम में जा रही है। तो वो सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन जो है ना, आपको सैमेटिक से मिलेगी या जीआर से मिलेगी। अगर आपके पास जीआर है तो वेल अच्छी बात है, तब और आपको हेल्प मिल जाएगी। अगर आपके पास जीआर नहीं है तो फिर आपको सैमेटिक ओपन करना पड़ेगा और उनमें लाइनों को देखना पड़ेगा। तो होता क्या है, देखो ये लाइनें जब भी निकलेंगी ना, इसमें से कुछ लाइनें वोल्टेज की होती है, कुछ लाइनें जो होती है वो बग सेक्शंस की होती है, जो कंटिन्यूसली ग्राफिक्स के लिए काम करती है। यहाँ पे आपको कैपेसिटी जितनी भी लाइनें वोल्टेज की होगी 1.8, 2.8 VPH, एनोड, कैथोड, कैथोड 1, ये मतलब एनोड, कैथोड, कैथोड 1 ये जो डिस्प्ले लाइट के लिए गई है, ये जो है वो पीएन से आई हुई लाइनें हैं। वीपीएस लाइन जो आपकी बैटरी लगाने के बाद डायरेक्ट बनती है वो लाइन है। और उसके अलावा जो होता है बहुत सारी लाइनें जो होती है वो सीपीयू में डायरेक्ट गई होती है। ठीक है, सीपीयू में लाइनें अभी मैं सैमेटिक खोल के आपको दिखाऊंगा। ये सीपीयू की लाइनें जो होती है फीडबैक की लाइन होती है गाइस। इसमें जो होता है वोल्टेज नहीं होता, हम मेजर नहीं कर सकते। ये क्या होती है, ये फीडबैक लेके जाती है ग्राफिक्स का यहाँ से, फिर वही फीडबैक तुरंत जो है ना वो यहाँ से वापस आ जाएगा, फिर वही फीडबैक यहाँ से लेके जाएंगे, फिर वही फीडबैक यहाँ से रिटर्न आ जाएगा, वही फीडबैक यहाँ से लेके जाएंगे, वही फीडबैक यहाँ से जो है वो रिटर्न आ जाएगा। अब इनके बीच में क्या होता है, इनके बीच में ना कॉइले डिजाइन की देखने को मिलेंगे। अभी सैमेटिक खोलूंगा तो दिखाता हूँ। लेकिन इन पे जो है ना फीडबैक वोल्टेज होता है वो हम मेजर नहीं, मतलब वोल्टेज नहीं होता, वो फीडबैक की लाइन होती है। जैसे आपको कुछ ग्राफिक्स दिखानी है, आपने तुरंत टैब चेंज किया तो यहाँ से फ्लो हुआ, यहाँ से रिटर्न आएगा। एम्पेयर काफी ज्यादा होता है इन लाइनों का गाइस। एम्पेयर मतलब मैक्सिमम एम्पेयर प्रोडक्शन होता है, क्योंकि हमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को काफी तेजी से रखना है वहां पर। ठीक है, तो फीडबैक फटाक से लेके जाएंगे। जैसे आपने स्वाइप किया, फोटो चेंज हुआ, फटाक से दूसरी फीडबैक आएगी, क्योंकि ग्राफिक्स आ रही है ना, तो फीडबैक सीपीयू से ही आएगी। तो ये सारी चीजें जो होती है ना, ये सारी चीजें जो होती है वो फटाफट जितना आप कर रहे हो, जितना आप कैलकुलेटर ओपन करो, कैमरा ओपन करो या कोई भी चीजें ओपन कर रहे हो जब आप ना, तो उसको ग्राफिक पे हमें दिखाना है। तो ये जो फीडबैक की लाइन होती है ये वो करती है। ठीक है, ये कंटिन्यूसली रफ रूप चलते रहती है, मतलब मैं अपने लैंग्वेज में बता रहा हूँ, बाकी आप नहीं देख पाओगे कि क्या होता है क्या नहीं होता, और कोई भी नहीं देख पाएगा। वो फंक्शन उस तरीके से काम करता है, बस इतना हमें समझना है। तो अभी आपको ये समझ में आ गया होगा कि डिस्प्ले ग्राफिक क्या, मतलब देखो
इसमें जो होता है ना +5 और -5 का भी वोल्टेज होता है, +5 और -5, ये कुछ फोन में होता है कुछ फोन में नहीं होता। ये भी अभी देखते हैं, सैमेटिक में मिल जाएगा तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये क्या होता है गाइस, देखो यहाँ पे लगी होती है आपकी PM, हाँ यहाँ पे लगी होती है आपकी PM, और यहाँ पे देखो इसी लाइन में जो है ना ग्राफिक का भी कंट्रोल होता है। अभी मतलब समझो ये सब लाइनें मैंने CPU में डाल दी है डायरेक्ट, लेकिन अगर आपकी ग्राफिक की IC बाहर दिख रही है बोर्ड्स में, ठीक है, बेसिकली इजी होगी। इस पे भी जो है ना कि मतलब एक वोल्टेज आएगा वो PMI से आएगा। सैमेटिक खोलेंगे तो अभी समझ में आएगा। ये PMI से, ये जो VPH की लाइन है ये PMI से आती है, और इस पर जो एक वोल्टेज आता है वो भी PMI से आता है, मतलब ऑलवेज वोल्टेज हुआ है। ये ऑलवेज वोल्टेज हुआ। यहाँ पे आपको कैपेसिटेंस देखने को मिलेगा, ये इनपुट करेगी, और ये जो लाइनें होती है ना, इन लाइनों की फीडबैक इसके अंदर अटैच होती है। अगर इसमें दी हुई है तो, इसमें नहीं दी हुई है तो वो PMI में दी होगी, PMI में दी होगी तो ये उठा के इसमें चला जाएगा, और कुछ लाइनों का कंट्रोल जो होता है वो इसके अंदर दिया जाता है। अभी हम सैमेटिक में देखते हैं तब मैं बताऊंगा। तो अगर यहाँ बाहर दिया हुआ है तो इसमें इसकी लाइनों के कंट्रोल, और ये 1.8 लाइन का जो कंट्रोल होता है ना ये भी इसी से आता है, इससे होके फिर PM में ऐसे मतलब ऐसे बनता है, ठीक है। लेकिन ये 1.8 और ये 2.8 ये जो लाइन होती है ये PM से आती है, और अगर ये ऐसी लगी हुई है तो इसका कंट्रोल इसमें दिया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर ये ऐसी यहाँ नहीं है तो ये PMI में होगी, तो फिर ये जो लाइनें होती है ना वो PMI में जाती है, और PMI से फिर PM में जाती है, और ये जो वोल्टेज है ये भी जो है वो PMI में जाएगा, इस तरीके से PM में जाएगा। इस तरीके से पूरा काम होता है। अगर PMI में दिया है तो ये पूरा सेक्शन PMI के अंदर आ जाता है, और PMI के अंदर, या फिर अगर समझो 2 PM दिया हुआ है तो उसमें इससे कंट्रोल कुछ जो है वो इसके अंदर दे दिया जाता है, डिपेंड करता है कि PM कौन सा यूज किया, तो इस हिसाब से। बट लेटेस्ट फोन में इसे सेपरेट कर दिया गया, अभी देखते हैं किसी फोन में दिखेगा तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और ये कंट्रोलिंग होती है, और -5 +5 का जो वोल्टेज होता है, ये वोल्टेज जो बनता है आपका वो CPU के कमांड पे बनता है। जब CPU आपको कमांड देगा ना तो ये PMI से PM से ही बनता है, ये PM से ही बनता है, लेकिन CPU इंटरप्ट करेगा जब एक सिग्नल देगा तभी वो वोल्टेज जो है वो बनता है। और वो बनने की वजह से अगर वो सेक्शन में है तो आपको +5 और -5 भी मिलना जरूरी है, तभी आपका फोन आगे लाइट देगा, लाइट सेक्शन को अनेबल करेगा। तो वो चीजें आपको जो है ना इसमें मतलब अभी सैमेटिक खोलेंगे तो आपको समझ में आएगा। कॉन्सेप्ट यहाँ पे इतना ही समझाना है आपको कि मतलब किस तरीके से लाइट सेक्शन का ग्राफिक्स काम करता है, ग्राफिक्स कैसे आती है, कौन सा वोल्टेज इंपॉर्टेंट है, अगर ग्राफिक IC बाहर दी है तो किस तरीके से होगी, और अगर PM और ये PMI का क्या रोल होता है ग्राफिक सेक्शंस के लिए, वो सारी चीजें। अभी इतना ही कॉन्सेप्ट आप याद रखो, जब अभी सैमेटिक खोलेंगे तो आपको और कुछ याद रखना है, बट अभी फिलहाल इतना ही याद रखना है कि ये चीजें होती है। तो यहाँ पे अभी अगर किसी को ये भी समझा देगा जब फोन ऑन होता है तो पहले क्या वोल्टेज बनता है, कैसे कैसे वोल्टेज बनता है, हाँ। ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि जब फोन ऑन, जब पावर की प्रेस करते हैं तो ग्राफिक्स किस किस तरीके से एक्टिवेट होता है। ठीक है, देखो मैं आपको बताता हूँ। ये यहाँ पे अभी समझो कौन सी सैमेटिक खोली है, ये MI5 5X। ठीक है, चलो ये वाला ही देखते हैं, उसके बाद दूसरे किसी पे भी चलेंगे, लेकिन पहले यही देख लेते हैं।
देखो ये पूरा पीसीबी लेआउट है, ठीक है। अब इसमें जो है ना, सबसे पहले हमें डिस्प्ले जैक को ढूंढना पड़ेगा। तो डिस्प्ले जैक कौन सा है? रुको, 5x5 ठीक है, 5x का लेआउट है। ये हो गया हमारा डिस्प्ले जैक, यहाँ पे DPDM, ठीक है। क्या है? J1701 J1701। देखो ये हो गया हमारा डिस्प्ले सेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे आप सबसे पहले देखो, ये कनेक्टर है हमारा 1 से लेके 39 और 40 पिंस की पूरी जो है वो कनेक्टर दिया है, 1 2 3 ऐसे काउंट किया है। चलो ठीक है, कोई नहीं। तो ये पूरा 40 पिंस का जो है हमारा वो कनेक्टर हो गया। अब इसमें अगर आप ये साइड की लाइन देख रहे हो, देखो मैंने आपको बताया ना कि जो कॉइलें लगी होंगी और ये कंटिन्यूसली फीडबैक की लाइन होती है, इनका कोई वोल्टेज नहीं होता। देखो ये होता है, ये नेगेटिव एक फीडबैक लेके जाएगा, फिर पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव मतलब ये एक लाइन जाएगी इलेक्ट्रॉन्स को लेके और फिर सीपीयू से। अभी ये लाइन कहाँ जाती है वो भी देख लेते हैं। देखो इसको कॉपी किया और यहाँ पे जो है कंट्रोल ऐप मारेंगे, कंट्रोल ऐप पे फिर ये पेस्ट किया मैंने और ये लेके गया। अभी ये कहाँ लेके जा रही है? U100E मॉडल्स में आपको जो है ना, ये देखो कंटिन्यूसली फीडबैक के लिए बनी हुई लाइन है डिस्प्ले की। ये सारी जो होती है ना, ये सारी लाइनों में आपको वही कॉइल नज़र आएगा जो मैंने अभी आपको बताया बोर्ड पे कि ये कॉइल लगी होगी इस तरीके की। रुको दिखाता हूँ, प्रीवियस चलते। ये मेन सीपीयू है गाइस, ठीक है। सीपीयू में कंटिन्यूसली देखो क्लॉक, और ये मतलब नाम के हिसाब से तो मैं आपको नहीं बता पाऊँगा, लेकिन ये जो है कंटिन्यूसली कमांडिंग करते रहते हैं फ़ोन्स में, जिसकी वजह से आपकी ग्राफिक जो है वो बनी रहती है। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये सब कॉइलें जो हैं वो डिज़ाइन की गई हैं इसके अंदर, ठीक है। तो इस साइड का सेक्शन में इतना ही दिया। अभी कोई दूसरा सेमेटिक देखते हैं तो उसमें मैं बताता हूँ। अब यहाँ पे देखो इस साइड में क्या दिया हुआ है, इस साइड में जो है ना, देखो 1.8 की लाइन है ये LCD LDO के लिए गई होगी। मतलब अभी वो जो मैंने बताया आपको एक LDO लगा होगा वहाँ ऊपर, वो LDO के हिसाब से है। और उसके अलावा जो है ना VPH की लाइन देखो ये रही। तो ये सारी लाइनें आपको देखने, और ये रहा आपका कैथोड। देखो LED के लिए जो कैथोड गया LCD के लिए वो कैथोड है ये, मतलब जो वोल्टेज लेके जाएगा आपको वो ये लाइन से जो है ना वोल्टेज इन करेगा फ़ोन के अंदर, ठीक है। अभी मैं ये बताता हूँ आपको, रुको किसी लाइन को कॉपी करते हैं। LDO LCD कैबिन, चलो इसी लाइन को कॉपी करते हैं। देखो PM8952 से आई हुई लाइन है ये। तो इस तरीके से ही लाइट था उसे। तो लाइट किस तरीके से बनती है, मतलब लाइट जब आप फ़ोन को ऑन करते हो तो पहला जो काम होता है फ़ोन में वो ग्राफिक अनेबल होता है। आपने देखा होगा जब फ़ोन को आप ऑन करोगे तो डिस्प्ले की जो ब्राइटनेस होती है, मतलब पहला अभी आपका डिस्प्ले जो है वो ब्लू दिख रहा होगा, मतलब ऐसा लग रहा होगा ऑफ कंडीशन में फ़ोन को अगर आप देखोगे, सैमसंग के फ़ोन को अगर आप देखोगे ऑफ कंडीशन में तो वो ऐसे ब्लूज नज़र आते हैं। लेकिन जैसे आपने प्रेस किया तो तुरंत थोड़ा सा ऐसा वो होगा, ग्रे होगा, और उसके बाद फ़ोन लोगो पे आएगा। तो जब फ़ोन लोगो पे आ रहा है तो उस टाइम पे आपकी ग्राफिक अनेबल हुई, ग्राफिक्स तो आ गई, लेकिन ग्राफिक का एक फीडबैक सिग्नल जाएगा सीपीयू को। जो मैंने वो लाइनें बताई ना आपको कि ये लाइनें फीडबैक लेके जाती हैं, जो मतलब जिसमें बड़े बड़े जो कैपेसिटर्स लगे हुए हैं ना आपके पावर के पास, वो पावर के पास जो
क्या ये कॉइल लगी हुई है, बड़ी वाली बक कॉइल, वो कॉइलों के थ्रू एक फीडबैक जाता है सीपीयू को कि फ़ोन जो है वो ऑन हो रहा है। तो सीपीयू एक अनेबल जो है मतलब अनेबल सिग्नल भेजता है किसको, डिस्प्ले लाइट सेक्शन को। डिस्प्ले लाइट सेक्शन में जब आपका EN सिग्नल आता है तो तुरंत आपका फ़ोन जो है वो ग्राफिक्स दे देता है। जब मतलब वोल्टेज दे, ये लाइट दे देता है। तो जब लाइट दे देता है तो आपको फ़ोन के अंदर जो भी नाम लिखा हुआ आएगा या जो चीज़ें होगी, ग्राफिक आगे जाके आपका मेन्यू किस तरीके से खुलेगा, वहाँ तक आपका वोल्टेज मतलब ग्राफिक बना। लेकिन ये कंटिन्यूसली फीडबैक जा रहा, और इस फीडबैक की लाइन का वोल्टेज हम नहीं चेक कर सकते। वहाँ पे जो होता है ना वो फीडबैक होता है, मतलब उसमें वोल्टेज नहीं होता। तो अगर फ़ोन में कभी भी ग्राफिक की प्रॉब्लम्स आए तो फर्स्ट स्टेप में आपने डिस्प्ले चेंज कर लिया, सेकेंड स्टेप में भी प्रॉब्लम आ रही है तो उस टाइम पे बिना सेमेटिक या बिना GR के आप सॉल्व नहीं कर सकते। अब सेमेटिक और GR में क्या होगा, सेमेटिक और GR में इनकी कोल्डेस्टिंग रीडिंग ग्राउंड प्लस रेजिस्टेंस जो है वो आपके पास होगा। अगर आपके पास ग्राउंड प्लस रेजिस्टेंस है तो आप इस फोन को रिपेयर कर सकते हो, अदरवाइज आप सेमेटिक को फॉलो अप करके इस फोन को रिपेयर कर सकते हो। अब सेमेटिक में क्या होगा, इनमें बहुत सारी लाइनें जो होती है ना वो CPU से कमांडिंग की लाइन होती है, मतलब फीडबैक के लिए बनी होती है। वो कमांड और फीडबैक इस तरीके से जो है वो कंटिन्यूसली करते रहती है, तो उन पर हम कुछ चेक नहीं कर सकते। तो वो लाइनों किस तरीके से होती है, उस लाइन में जो है ना आपको इस तरीके से जो छोटे देखो कपलर के टाइप के जो पैकेज कपलर लगे होते हैं डिस्प्ले कनेक्टर के जस्ट ऊपर, आप देखोगे तो ऐसे कपलर लगे होते हैं ब्लैक कलर, ब्लू कलर, व्हाइट कलर के। तो वो लाइनें उनमें से होके, उन लाइनों में से होके सीधा CPU के अंदर जाती है, ठीक है। इन लाइनों के ऊपर आपको रेजिस्टेंस भी देखने को मिलेगा 0 ohms का, या 0 ohms या LVR रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। HVR नहीं है तो LVR रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। इन सारी जितनी भी फीडबैक लाइन CPU में जा रही होगी उनका हमें पता चल जाएगा। फीडबैक इन द सेंस कि मैंने आपको बताया कि वो ग्राफिक का काम करती है। जैसे आप अपने शॉट चेंज किया, वो भी अपने आपकी लाइनों को उस तरीके से चेंज कर लेंगे और आपके फोटोज जो है वो चेंज हो जाएंगे। तो उस हिसाब से जो वो CPU से और CPU eMMC से कमांडिंग करते रहती है। जो मैंने आपको बताई थी कि फीडबैक की लाइन कंटिन्यूसली इंटरप्ट होते रहती है, वैसे डिस्प्ले और CPU और eMMC ये तीनों इंटरप्ट होते रहेंगे। पावर भी आपका इंटरप्ट होता रहेगा, तभी आपका फोन जो है वो पूरा वर्क करेगा। कॉन्सेप्ट यही है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे जो है ना बात ये है कि फोन में ग्राफिक्स आता कैसे। तो फोन में ग्राफिक्स जो है ना, जैसे समझो देखो पावर, PMI और उसके अलावा अगर PMI है तो ठीक है, नहीं तो ये जितनी भी लाइनें हैं अगर एक भी लाइन मिसिंग हो गई तो आपके फोन में ग्राफिक्स नहीं आएगी, ठीक है। और ग्राफिक्स की प्रॉब्लम रेयर केसेस में अपने आप आती है, नहीं तो वाटर लॉस की वजह से ही आता है फोन में प्रॉब्लम, ठीक है। और नॉर्मली नहीं, मैं मान के चलता हूँ 70% प्रॉब्लम का रिजोल्यूशन जो रहता है वो डिस्प्ले से ही हो जाता है, या वाटर लॉस में आप क्लीन कर लो तो भी हो जाता है। बट अगर नहीं हो रहा है, फोन जिद्दी है, तो आपको कैसे चेक करना है, बिना GR और बिना सेमेटिक के आप नहीं कर सकते। अब सेमेटिक को जब आप ओपन करोगे तो उसमें क्या होगा, मैंने आपको बताया था डिस्प्ले लाइट सेक्शन में कि एनोड होगा, कैथोड होगा। अगर कैथोड की लाइन है तो अब यहाँ पे कैथोड जो है वो 2 है, तो इसका मतलब डिस्प्ले में आपके जो है पट्टी लगी हुई है, जो पट्टी लगी है उस बोर्ड पे, उसमें लाइट में भी एनोड 1 होगा, कैथोड 2 होगा। फिर उसके डिस्प्ले कनेक्टर पे भी एनोड 1 होगा और कैथोड 2 होगा, 1 और 2। तो ये 1 और 2 एनोड कैथोड आने के बाद वो अटैच, उसकी लाइनें कहाँ आएंगी, इस पॉइंट पे आएंगी, इस पॉइंट पे आएंगी। यहाँ तक आपको समझ में आया। लाइन की मतलब हो गया कि ये लाइनें, और जो +5 -5 का वोल्टेज आप बना रहे हो ना उसके लिए एक्टिव फोन चाहिए। मैं अभी कोशिश करूंगा आज ही मैनेज करने की। एक्टिव वोल्टेज में ना इन लाइनों पे जैसे LCD रीसेट एंड LCD C and D, इन लाइनों पे ही कहीं पे आपको -5 और +5 भी जो है वो देखने को मिलेगा। वो कब आता है, वो जो किसी किसी फोन में आता है। नॉर्मली आप जो MI, ओप्पो, वीवो आने लगे उनमें आता है, उन बाकी फोनों में नहीं आता। अब ग्राफिक्स सेक्शन जो है ना एक अनेबल सिग्नल लेता है CPU से पावर में एक सिग्नल आने के बाद वो जो है अनेबल आपका मतलब, और वो कंपोनेंट की बाद की लाइनें हमें पता चलेगी कि वो पावर से आई है कि CPU से आई है।
तो उसके बाद इन लाइनों का मतलब पता चलेगा कि ये लाइनें कहाँ से आई। ये पूरी लाइनें कॉल टेस्टिंग में ओके होनी चाहिए, तभी आपके फ़ोन में ग्राफिक्स आएगी, तभी आपके फ़ोन में लाइट आएगा। रीसेट एंड सीबी, ये इतने जो पिन लिखे हैं ये सारे पिन अभी उस सैमेटिक से ही लिखे मैंने, तो अभी इतना तो आपको समझ में आ गया। यहाँ एक ग्राउंड, यहाँ एक ग्राउंड और लास्ट वाला एक ग्राउंड, तो कितने पिन इंपॉर्टेंट है। इन इंपॉर्टेंट पिन का जीआर या सैमेटिक के थ्रू फॉलो अप करके रिपेयर करना, जिस तरीके से मैं करता हूँ आपको अभी बताऊंगा कि कैसे मैं ट्रेस करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अभी एनोड और कैथोड जो होता है ये दो आपको समझ में आ गया होगा। रीसेट एन और ये जो लाइनें हैं ये डेवलपर ने अपने हिसाब से दिया, अगर इसमें उसने -5 +5 लिखा होता तो समझ में आता, बट अभी उसने लिखा नहीं है तो हमें ट्रेस करना पड़ेगा एक्टिव बोर्ड पे। 1.8 की जो लाइन लिखी है ये पीएम से आएगी, क्योंकि पीएम नहीं हमें वो वोल्टेज दे सकता। और बात करें ग्राफिक्स के लिए, तो ग्राफिक्स के लिए ये लाइनें भी जाती है, मैंने आपको बताया अगर ग्राफिक्स सेक्शन सेपरेट होगा तो कुछ लाइनें जो है ना इनमें से निकल के ये जो लाइनें ऐसे कंटिन्यूसली अभी सैमेटिक में मिलेगी आपको देखने के लिए, तो वो लाइनें इस तरीके से होती है। और कभी कभी जो होता है इसमें से भी जो कुछ लाइनें, मतलब ये प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है गाइस, ये सैमेटिकल नॉलेज है जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि सैमेटिक के थ्रू मैंने ये लाइनों को ट्रेस किया है, तो मुझे पता चला है कि ये लाइनें जो होती है वो ग्राफिक्स में भी आती है और ग्राफिक्स के बाद फिर सीपीयू में जाती है। तो वो अभी कैसे हम किसी सैमेटिक में देखेंगे अगर दिखेगा तो यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट है कि इस तरीके से इतनी पिन इंपॉर्टेंट होती है, फीडबैक की पिन होती है, और ये सारी पिन ओके होंगी तो ये आपका ग्राफिक्स जो है वो फोन में बनेगा, ठीक है। किसी सैमेटिक में खोल के देखते हैं। देखो पहले आपको सबसे पहले डिस्प्ले कनेक्टर को कॉपी कर लेना है सैमेटिक में, ठीक है। उसके बाद सैमेटिक में जाना, लेआउट में कॉपी किया, सैमेटिक में जाके पेस्ट करो, ठीक है। अब सैमेटिक में जाके हमने पेस्ट किया तो ये हमारा एलसीडी का कनेक्टर हो गया, ठीक है। अब ये जो लाइनें देखो, ये लाइनें क्या है 1 2 3 4 5 6 7, ये जो भी लाइनें हैं इनमें से क्या है 2 3 यहाँ पे फिर 5 6, ये सारी कंटिन्यूसली फीडबैक की लाइन है, ठीक है। अब ये लाइनें कहाँ जाती है हमें पता करना है, ठीक है। तो ये कॉपी किया हमने LCM DN को, और उसके बाद जो है ना यहीं पे हम पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे हमने पेस्ट किया, नेक्स्ट करो अब। तो ये लाइनें कहाँ गई आगे, आगे जाके जो है ना ये इस कंपोनेंट पे लगी है। ये कंपोनेंट कौन सा है, अब इस कंपोनेंट को कॉपी करो 1804, फिर लेआउट में आओगी कंपोनेंट कौन सा है, तो आप यहाँ पे देख रहे हो 1804 नीचे लिखा है, देखो दिख रहा है कि नहीं। ऐसे छोटे छोटे जो पैकेज कपलर लगे होते हैं देखो डिस्प्ले के पास में, गाइस हाँ ना बोलो, कम लोगों तो मुझे समझ में आया। तो ये कपलर की जो लाइनें यहाँ आ गई, ठीक है। ये कपलर लगे हुए हैं और उसके बाद जो है ना उसके बाद हमारी लाइन कहाँ जा रही है, तो ये कॉपी करो हम, और उसके बाद लाइन को यहाँ पे ही पेस्ट करो, ठीक है। अब यहाँ पे पेस्ट किए और ये लाइन हमें कहाँ जा रही है, तो ये लाइन कहाँ जा रही है U100, तो ये U100 CPU है हमारा, जिसके अंदर आप देखोगे तो ये देखो यहाँ पे डिस्प्ले लाइट का सेक्शन बना है। तो अब ये जो लाइनें होती हैं इनका वोल्टेज नहीं बनता, इनका वोल्टेज अगर कोई एग्जैक्टली वोल्टेज नहीं है गाइस, फ्लैक्चुएशन होगा, माइनर वोल्टेज मिलेगा जो कि 1 वोल्ट से कम होगा या 1 वोल्ट के आसपास होगा। लेकिन कैसा है कि इसमें प्रोब को भी देखना पड़ता है, जैसे आपका प्रोब अगर आपने पॉजिटिव पे रखा है प्रोब को, तो पॉजिटिव पे आपको रेड रखना है तभी आपको वोल्टेज मिलेगा, नेगेटिव पे एंड ब्लैक रखना है तो आपको वोल्टेज मिलेगा। और उसके बाद जो है ना जब आप इन वोल्टेज को चेक करोगे तो एक्टिव फ़ोन पे ये वोल्टेज आएंगे। एक्टिव इन द सेंस कि जब तक आपका ग्राफिक स्लिप मोड में फ़ोन नहीं जाता है तब तक एक वोल्टेज मिलेगा, लेकिन एग्जैक्टली वोल्टेज नहीं है, फ्लैक्चुएशंस होता रहेगा, ठीक है। क्योंकि जाहिर सी बात है कौन सा टैब उस टाइम पे काम, जैसे मैं अपनी लैंग्वेज में बता रहा हूँ कि कौन सी लाइन उस टाइम पे काम कर रही है। आप मेन्यू के फर्स्ट मोड पे हो, ठीक है, अपने स्क्रीन पे हो, होम मेन्यू पे हो, तो इन लाइनों में से कोई ना कोई लाइन एक्टिव होगी। हो सकता है पॉजिटिव की ये लाइन एक्टिव हो, फिर नेगेटिव की ये लाइन एक्टिव हो, क्योंकि स्विचिंग इसी बेस पे होते रहती है कंटिन्यूसली। इन लाइनों के थ्रू ही आपके फ़ोन के जो ग्राफिक्स है वो आते रहती है। बट ये एग्जैक्टली फिक्स नहीं होता कि ये लाइन से आ रही है तो इसी लाइन से रिटर्न जाएगी। ये लाइन से जा रहा है फ़ोन CPU में, मतलब CPU में आ रहा है, CPU तो इधर ही है, तो ये लाइन से CPU से यहाँ से एक डेटा जा रहा है, डिस्प्ले पे शो कर रहा है, तो वो आने के बाद हो सकता है इस लाइन से रिटर्न आए।
तो वो ये जो लाइन होती है, तो इनको चेक करने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, चेक करने का तरीका रुको बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले तो कॉल टेस्टिंग करनी है, क्योंकि कॉल टेस्टिंग में इन लाइनों की एक रीडिंग होती है एग्जैक्टली सारे वो लाइनों की, जो अगर पॉजिटिव नेगेटिव की जो पी एन एन पी लिखा है ना, तो पी की सारी रीडिंग सिमिलर होगी, एन की सारी रीडिंग जो होगी वो सिमिलर होगी, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? अभी क्या करना है, ये जो कंपोनेंट लगे ना गाइस, इनको कॉल टेस्टिंग करनी है। जैसे समझो यहाँ पे लाइन आ रही है, यहाँ पे रीडिंग आ रही है, तो ये मतलब अभी हम खाली सीपीयू की लाइनों को चेक करने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको सब पॉइंट पे जो है वो कॉल टेस्टिंग की रीडिंग मिलनी चाहिए। अगर किसी पे मिसिंग है तो हो सकता है ये जो कंपोनेंट लगा हो ये ओपन हो गया, या फिर इसके ऊपर एक रेजिस्टेंस भी लगा होता है। देखो अभी लेआउट में दिखाता हूँ, इसमें दिखाता हूँ पीसीबी। अभी सब यही लाइनों की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये साइड अभी हम नहीं गए। देखो ये वो कंपोनेंट हो गया जो डिस्प्ले के नीचे लगा। उसके बाद ये R1836 करके रेजिस्टेंस लगा 1835। तो इनमें अगर कोई वाटर लॉस हुआ होगा या कुछ प्रॉब्लम होगी तो फिर हो सकता है ग्राफिक्स ना आए, झिलमिलाए, या फ़ोन आपका रीस्टार्ट हो, या फिर फ़ोन आपका जो है ना है मतलब ऑटोमेटिक जो है वो लाइट चली जाए और फिर फ़ोन आपका ऑन ही रहे, फ़ोन आता जाता रहे। तो वो सारी चीज़ें अपने हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें एग्जैक्टली नहीं बोल सकते कि यही होगा, बट कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेगी। तो ये सारे कंपोनेंट आपको वहीं बैटरी मतलब कनेक्टर के पास में ही देखने को मिले। उसके बाद ये लाइनें कहाँ जा रही है, सीधा ये रेजिस्टेंस पे आप ट्रेस कर सकते हो। अगर रेजिस्टेंस पे भी ट्रेस नहीं हो रही है तो ये लाइनें सीधा कहाँ जा रही है, सीपीयू के अंदर। तो इनमें कौन सी प्रॉब्लम्स आती है, देखो ये अगर कभी भी फॉल्टी होंगे तो ब्लू लाइट प्रॉब्लम, वाइट लाइट प्रॉब्लम, उसके अलावा जो है ना डिस्प्ले ब्लैंक होना पूरा, ये सारी प्रॉब्लम जब आती है फ़ोन में, या फ़ोन की डिस्प्ले की लाइट जो है ना वो ऐसे रुक जाना और रुकने के बाद कांपने लगना, समझे आप? रुक जाना, कांपने लगना, तो आपको लगेगा सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है, बट इन लाइनों का प्रॉब्लम होता है। इनको खाली क्या करना होता है, यहाँ से यहाँ एक जंपर करना होता है, थोड़ा बड़ा सा जंपर लेके आप इस तरीके से बाईपास कर सकते। अगर नहीं करना है तो सेम फ़ोन में से आपको इसे रिप्लेसमेंट, वैसे सेम फ़ोन में से रिप्लेसमेंट करोगे तो अच्छी बात है, या फिर किसी मिलते जुलते मॉडल में से। देखो इतना दिमाग तो आपके पास होगा ही कि किसमें का लगा दे, काम हो जाएगा या नहीं लगाना होएगा। सेम दिखेगा तो आप एक बार लगा के ट्राई कर सकते हो सकता है काम हो भी जाए, ठीक है। क्योंकि इनकी कोई वैल्यू तो है नहीं कि हाँ वैल्यू चेक करो और उसके बाद लगाओ, आपको ऐसे तुक्का ही मारना है, ठीक है। और ये जो है इस तरीके, तो अभी तक गाइस देखो ब्लू लाइट, वाइट लाइट, अगर ये चीज़ें ओके हो तो सीधा प्रॉब्लम कहाँ बनेगा आपका, सीपीयू का। सीपीयू को आप रिवॉल्व करोगे तो ही रिजोल्यूशन होएगा। इतना समझ में आया अरुण इन लाइनों का मतलब? ये सर इतना समझ आ गया। अगर ये सारी लाइनें ठीक है, इनकी कॉल टेस्टिंग जीआर रीडिंग होगी, या अगर समझो रीडिंग ड्रॉप हो रही है, जैसे समझो अगर ये पी की रीडिंग, जैसे ये D3P लिखा है ना, तो D3P की सेम होगी तो D2P की भी सेम होगी, 1P की भी सेम होगी, और D2N की जो सेम है तो 2N इसकी भी सेम होगी। कॉल टेस्टिंग की रीडिंग की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे अभी तक इतना समझ में आया। अभी इस साइड आ जाते हैं हम। इस साइड में क्या सर कि अगर रीडिंग का फ्लक्चुएशन होगा इनमें तो इनमें फ्लक्चुएशन ही देखने को मिलेगा। ये सीपीयू के वोल्टेज होते एग्जैक्टली नहीं आएंगे। और जब भी अगर कोल टेस्टिंग में अगर जैसे किसी में 535 आ रहा है तो दूसरे पे 535 आना चाहिए ना। हाँ, तो जो ऊपर रेजिस्टेंस लगा हुआ है ना, उस रेजिस्टेंस को चेक करना पड़ेगा। तो उस रेजिस्टेंस की सेमेटिक में वैल्यू दी होगी, उस वैल्यू को चेक करना पड़ेगा। ओके। अच्छा, ये ब्लू लाइट होना इन्हीं कारण से आता है या कुछ और कारण से आता है? नहीं, ब्लू लाइट इन्हीं कारण से आता है, सीपीयू से ही होता है वो प्रॉब्लम। जो सीपीयू से प्रॉब्लम आता है। अगर इन कंपोनेंट में प्रॉब्लम नहीं है तो फिर वो सीधा सीपीयू से ही प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अभी ये जो हमारा मैंने बताया कि आपको ये एनोड है, LCD BL LED एनोड, ठीक है। इसे ट्रेस करते हैं, ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा।
तो ये इन कैपेसिटर्स देखो, ये कैपेसिटर्स पे लगा है, उसके अलावा और कुछ तो नहीं लगा है। तो चलो ये कैपेसिटर और इन चीज़ों पे लगा। अब ये लाइन जाती कहाँ है वो देखते हैं। तो LCD से हम कॉपी कर लिया और उसके बाद जो है LCD बैकलाइट देखो, LCD बैकलाइट इसमें अलग से दिया हुआ है, सेक्शन है शायद, नहीं OVP और ये नहीं इसके अंदर ही दिया है। कौन सी IC लगी हुई है? 3697 है, रुको चेक करते हैं। 1800 देखो 18 ये डिस्प्ले लाइट हमारी IC हो गई, और ये जो हो गया ये मतलब कॉइल लगा है और ये डायोड लगा है, ठीक है। लाइन यहाँ से आएगी। और गाइस ये नंबर याद रखना, ये यहाँ ये 11 12 13 जहाँ जहाँ पे आपको ये नंबर दिखेंगे वहाँ पे आपका ऑलवेज वोल्टेज होगा VPH की लाइन, ठीक है। ये लाइनें यहाँ से आएंगी, मैंने आपको बताया था कि इन करेगी, और फिर हमने तो बूस्ट वोल्टेज से ही मतलब है। तो ये 2 पिन हो गया ऊपर की जो 6 और 1 मैंने आपको बताई थी, फिर डायोड से निकल के आउटपुट जाएगा हमारा। बाकी उन्होंने यहाँ पे OVP का प्रोटेक्शन दिया है, तो वो सब चीज़ें थोड़ी देखनी पड़ेगी, बट काम की चीज़ें जितनी है उतना मैं बता रहा हूँ। अब वो भी देखते हैं कि क्या है, क्यों दिया है, बट अभी फ़िलहाल हम ये लाइन आपको समझ में आएगी। ये लाइन कहाँ गई? ये एनोड से आई हुई है, उस जैक पे गई, जैक से होता हुआ आपके डिस्प्ले के सेक्शन में जाएगी। और ये LCD का एक कैथोड की लाइन है, देखो 18 मैंने बताया था कि किसी फ़ोन में जो है वो आपको यहीं से निकली हुई मिलेगी, किसी फ़ोन से वो ग्राउंड के थ्रू यूज़ की जाती थी, बट लेटेस्ट में हमेशा यहीं से निकलती है IC के पास से ही, ठीक है। तो IC में तो अभी आपका ये लाइन भी ओके होना ज़रूरी है। आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है कि वो एनोड के पॉजिटिव से यहाँ तक बता रहा है या नहीं, कैथोड के यहाँ तक बता रहा है कि नहीं, समझे। तो ये इतना तो आप चेक ही कर सकते हो। अभी इतना समझ में आ गया होगा आपको, ये लाइट सेक्शन के यहाँ एनोड कैथोड ये लाइन क्यों है। देखो कौन सी लाइन मैंने आपको बताई वो बताता हूँ। ठीक है, अभी देखो ये लाइन हो गई एनोड वाली, और ये लाइन हो गई हमारी कैथोड की। 18 मैंने ये आपको बता दिया। बची कौन सी थी? LCD NTC। अभी इस लाइन को फॉलो अप करते कि ये लाइन जाती कहाँ है, ठीक है। LCD और NTC ये सर्च किया हमने यहाँ पे, और उसके बाद जो है ना ये वोल्टेज में कन्वर्ट होगी लाइन। देखो ये लाइन जो है ना वोल्टेज में कन्वर्ट होगी। LCD NTC यहाँ पे आपको एक रेजिस्टेंस लगा है 100 किलो ओम्स का, ठीक है। 100 किलो ओम्स का ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे कौन सा है? देखो 12 13 15 ये लाइन कौन सी बन रही है? विच 1.8 की लाइन बन रही है। अब इस लाइन को फॉलो अप करोगे तो ये लाइन कहाँ से आई? इनडायरेक्टली ये लाइन जो आई है वो पावर से आई है हमारे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे उसने LCD NTC का नाम दे दिया तो कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गए। लेकिन ये लाइन कहाँ, इस पे आपको वोल्टेज कितना मिलेगा? यहाँ तक तो इस रेजिस्टेंस पे तो 1325 पे आपको जो है 1.8 मिलेगा, लेकिन उसके ये साइड कितना मिलेगा ये नहीं बताया, क्योंकि रेजिस्टेंस आपकी वोल्टेज को ड्रॉप करेगा। तो अब आगे लाइन कहाँ जा रही है वो देखते हैं। मुझे पूरा पता है ये PM से आएगी, देखते हैं। देखो ये रेजिस्टेंस की लाइन बनी है 12 नंबर LP, ठीक है। यहाँ पे भी एक 100 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस लगाया हुआ है, और उसके बाद जो है ये कैपेसिटर्स लगा है। नहीं कैपेसिटर तो यहाँ पे लगा है। ये लाइन यहाँ से अटैच हो गई 73 में थर्मल, PMX थर्मल, ठीक है। ये अब ये कौन सी IC है? PM439 IC है, ठीक है। PM439 ये लगी हुई है, PM के अंदर गई, ठीक है। अब ये लाइन आपको समझ में आ गई। अब ये लाइन क्यों दी है गाइस? अगर आप ये मुझसे पूछोगे ना कि सर उस लाइन का काम क्या है, तो ये कोई नहीं बता पाएगा कि उस लाइन का काम क्या है। मतलब एग्जैक्टली एक फ़ोन पे मैं आपको बता सकता हूँ,
दो फ़ोन पे बता सकता हूँ, बट हर फ़ोन का लाइन का अलग अलग मीनिंग्स होता है, अलग अलग मतलब होता है। और कभी वो लाइन ऊपर दी है तो कभी वो 40वें नंबर पे दी होगी। तो इस तरीके से मैं आपको कन्फ्यूज़न नहीं क्रिएट करना चाहता, इसीलिए मैं आपको ट्रेसिंग करने का तरीका बता रहा हूँ कि हाँ भाई देखो, इस तरीके से आप ट्रेसिंग कर लेना, लाइनों को पता कर लेना। अगर उतना वोल्टेज ना मिले तो क्यों नहीं मिल रहा है, उसके आगे कोई आईसी लगी है उसका, अब जाहिर सी बात है ये एनटीसी की जो लाइन थी, ये अगर ये सारे ओके हैं और फिर भी ग्राफिक्स की प्रॉब्लम आ रही है, तो ये एलसीडी एनटीसी की जो लाइन है ये लिखा है, तो ये 1.8 की लाइन होगी, ये कुछ ना कुछ वोल्टेज तो देगी। 100 किलो ओम्स का जब वोल्टेज रेजिस्टेंस लगा है तो थोड़ा बहुत ड्रॉप होगा, लेकिन कितना मिलेगा, वो थोड़ा बहुत मिलेगा। और वो आउटपुट आप चेक कर सकते हो कि आउटपुट मिल रहा है या नहीं। अगर नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब रेजिस्टेंस खराब है। तो ये आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से ट्रेस करना है ये। और उसके अलावा अब ये क्या बना है, LCD ID2, ये दोनों मैंने बता दिया, ऊपर की ये चारों लाइन हो गई। अब ये लाइन कहाँ जा रही है वो आगे देखते हैं, ठीक है। LCD ID2, LCD ID1, ठीक है, चेक करते हैं ये लाइनें कहाँ से आती हैं। देखो LCD2 ये भी कहाँ गई हमारी, ये कहाँ से आई है, ठीक है चेक करते हैं। पार्ट आईडी, GP40, ठीक है चेंज। ये सीपीयू है गाइस, ये लाइन जो है ना वो सीपीयू में गई है आपके। देखो 100 ही, मतलब ये 100 लिखा है ना, तो ये पार्टीशन दिया है उसका, लेकिन ये लाइन जो है ना आपको सीपीयू में, अब ये भी कमांडिंग की लाइन होगी, तो ये लाइनों को भी चेक करना है। अब इसका कोई वोल्टेज नहीं दिया है तो वोल्टेज आपको ही चेक करना पड़ेगा कि कुछ वोल्टेज बन रहा है या नहीं। वैसे मेरे हिसाब से ये भी फीडबैक की लाइन होगी, इस पर भी आपको वोल्टेज देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर सैमेटिक में जिस लाइन पे वोल्टेज बनता है उसकी वोल्टेज जो है वो वहाँ पे दी जाती है, या फ्लैक्चुलेशन वोल्टेज होगी, एग्जैक्टली वोल्टेज नहीं होगा। तो ये सीपीयू के अंदर गई है। उसके अलावा वो लाइन भी हमारी जो है ना ID2 ID1 की लाइन भी जो है वो सीपीयू में ही होगी। एक डाटा ले जाने का काम कर रही होगी, एक डाटा रिटर्न लाने का काम कर रही होगी। तो देखो ये रही यहाँ पे सीपीयू में ही है ID18। तो अभी ये हो सकता है, देखो अरुण यहाँ पे एक चीज़ हो सकती है कि ये LCD ID1 जो हो ना, ये +5 -5 वोल्टेज प्रोड्यूस करे, लेकिन इसके लिए मुझे बोर्ड चाहिए, क्योंकि बोर्ड होगा तो हम इन लाइनों का नाम पता कर। अब किसी में ID लिखा रहता है, किसी में TXNE +5 लिखा होगा, किसी में TXE -5 लिखा होगा, तो ऐसे नाम अलग अलग लिखा होता है, तो वो तो नहीं, लेकिन यहाँ पे कभी नहीं बनेगा आपका, क्योंकि ये CPU है, +5 -5 वोल्टेज ये नहीं देता। +5 -5 तो सीधा पीएम से आता है, क्योंकि हाँ +5 वोल्टेज जो है जो सीपीयू प्रोड्यूस करेगा नहीं, वो तो हाँ 1.8 कर सकता है हाँ, मैक्सिमम, उससे ज्यादा करेगा नहीं। तो वही, तो अभी आगे चेक करते हैं कि ये भी कुछ फीडबैक के लिए ही लाइन होगी। अभी आगे देखते हैं कि फिर आगे आगे और कौन सी लाइन है और कौन सी लाइन हो सकती है। एक गैसिंग बताता हूँ मैं आपको। अभी ये रीसेट एन, LCD रीसेट एन और LCD CBC, ठीक है, ये लाइनें देखते हैं कहाँ से आती हैं। ये भी CPU की ये लाइन होगी। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो VSN और VSB की लाइन जो है वो आपको नीचे देखने को मिलेगी 12, जो कि पिन नंबर 17 पे बन रही है। तो यहाँ पे जो है ना गाइज आपको +5 और -5 की लाइन है जो कि आपको देखने को मिलेगी, जो कि हेल्प करती है अगर ये लाइनें में वोल्टेज नहीं बनता और इसकी सारी इन्फॉर्मेशन जो होती है डिटेल्स
मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पे आपको पूरी बताने की कोशिश की है, तो अगर आप ध्यान से यहाँ तक वीडियो को आपने देखा है तो आप काफ़ी कुछ समझ पाओगे। गाइस, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप हमसे कोर्स करना चाहते हो, मोबाइल रिपेयरिंग सीखना चाहते हो, या ऐसी बारीकी से मोबाइल रिपेयरिंग की लाइनों को ट्रेस करना चाहते हो, तो उसके लिए जो है वो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है, उस पर आप कॉल कर सकते हो। कोर्सेज़ की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, पूरी ट्रेनिंग जो है वो प्रोवाइड ऑनलाइन की जाएगी, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, एक बार आप और चेक कर लेना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ मैं बनाते रहता हूँ जिससे आप कुछ ना कुछ ज़रूर समझ पाओगे। तो मैं मिलता हूँ आपको अगले किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।